हाँ देखिए, प्रेशर में अगर देखें फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया। अब अगर एरिया के वैल्यू को इंक्रीज करें, एरिया मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया का वैल्यू इंक्रीज होगा एज क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज करेगा। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया जैसे ये है ना, तो इसको लेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया, या अगर एक नाइफ का केस में देखें जिससे आप कट करते हो ना ऊपर वाला सेक्शन, तो उसको क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलेंगे। वही अगर सिरिंज का देखते हैं तो जो सुई निडल लगाते हो इसको बोलेंगे। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर बढ़ेगा तो डिनोमिनेटर का टर्म है, ये एरिया अगर इंक्रीज करेंगे तो डिनोमिनेटर का टर्म इंक्रीज होगा, तो ओवरऑल टर्म क्या होगा? डिक्रीज होगा, और प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा। यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना कम रहेगा, जितना ज्यादा होगा प्रेशर उतना ही कम होगा, और क्रॉस सेक्शनल एरिया के प्रेशर डिक्रीज होगा, और क्रॉस सेक्शनल एरिया के वैल्यू को अगर डिक्रीज करेंगे तब प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा। जैसे अगर कोई नाइफ है, चाकू, तो वो अगर तेज होता है, शार्प होता है, तो शार्प होता है अपर वाला सेक्शन, इसका मतलब उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? बहुत कम है। क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, तब ना आप देखते हो हल्का सा भी फोर्स लगाते हो तो वो कट जाता है, यानी प्रेशर ज्यादा अप्लाई हो रहा है। और वही क्या होगा अगर ब्लंट हो जाएगा, शार्प नहीं रहेगा, तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा किसी ऑब्जेक्ट को काटने के लिए। तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, इसका मतलब आप जो फोर्स लगा रहे हैं उससे उस पर प्रेशर कम पड़ रहा है। समझ में आ गया? तो एरिया और प्रेशर क्या है? एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसे बोलते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल में जैसे अगर एक फिजिकल क्वांटिटी इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा, इसको बोलेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी इंक्रीज होगा तो दूसरे भी बढ़ेगा। जैसे अगर आप नोटबुक खरीदने के लिए गए तो नंबर ऑफ नोटबुक जितना ज्यादा आप खरीदेंगे पैसे उसको ज्यादा देना पड़ेगा आपको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ना। एक नोटबुक का कीमत अगर 50 रुपीज है तो 5 नोटबुक का कीमत कितना हो गया? 250 रुपीज। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो 55 जा, है ना। और ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का केस हो गया कि नंबर ऑफ नोटबुक इंक्रीज हो रहा तो आपका कॉस्ट भी इंक्रीज हो रहा है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का केस क्या होगा कि आप अपने घर में मान लीजिए कि लेबर लगा रखे हैं पेंट करवाने के लिए घर को, तो कॉन्ट्रैक्टर ने बोला कि 5 लेबर काम करेगा और 1 महीने में आपके घर का पेंटिंग कर देगा, पूरे घर का। तो लेबर का संख्या 5, डेज कितना? 1 मंथ। अब तुम चाह रहे हो कि नहीं मुझे जल्दी वर्क करवाना है, हमें और जल्दी हो जाए, तो क्या करोगे? लेबर का संख्या बढ़ाओगे, बोलोगे कि नहीं भाई 5 की जगह 10 लोग आकर के पेंट करो। तो लेबर का संख्या अगर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ डेज कम होगा ना और जल्दी हो जाएगा ना। तो इसमें क्या हो रहा है? एक क्वांटिटी बढ़ रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है? घट रहा है। यानी नंबर ऑफ वर्कर की संख्या या लेबर की संख्या अगर इंक्रीज हो रहा है तो नंबर ऑफ डेज जो लगने वाले हैं वो डिक्रीज हो रहा है। तो ये जो केस हो गया किसका हो गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कि एक क्वांटिटी बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है। लेकिन जो नोटबुक आपने खरीदा, नोटबुक का संख्या बढ़ा रहे थे तो आपको पैसे भी ज्यादा लगाने पड़ रहे थे। तो दोनों ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का केस है। आ गया समझ में? यस सर। उसके बाद अगर देखेंगे प्रेशर डिपेंड्स ऑन, किस किस पर प्रेशर डिपेंड करता है? एक तो देख ही रहे अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स, और सेकंड वन क्रॉस सेक्शनल एरिया या कवरेज एरिया भी आप लिख सकते हैं। कवरेज एरिया, अप्लाइड फोर्स का क्या है? प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और कवरेज एरिया का क्या है? प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर आप अप्लाइड
फोर्स ज्यादा अप्लाई करेंगे तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा लगेगा। फोर्स अगर कम अप्लाई करेंगे तो प्रेशर भी कम होगा। इनवर्सली में तो हमने आपको बता ही दिया कि अगर आप क्रॉस सेक्शनल एरिया को कम करेंगे तो प्रेशर ज्यादा लगेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया को इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। नोट कीजिए। प्रेशर इन केस ऑफ फ्लूइड में करा कि नॉर्मल फोर्स exerted by fluids per unit area। अब नॉर्मल फोर्स exerted by fluids per unit area, इसका मतलब क्या हुआ? सपोज कीजिए कि लिक्विड है, वाटर वाटर है ना, और इस वाटर में एक वुडन ब्लॉक को आपने रखा है, ये इस पर जो फोर्स नॉर्मल फोर्स एग्जर्ट होगा ये, और जैसे ये हमने रखा वाटर के लेवल से इस प्रकार से है, इस पर जो नॉर्मल फोर्स लगेगा, इस प्रकार से अगर वुडन ब्लॉक है इनसाइड वाटर में सरफेस पर या इनसाइड, इस पर जो फोर्स लगेगा तो सरफेस का नॉर्मल इधर होगा, ये नॉर्मल, और जो इसका एरिया है तो नॉर्मल फोर्स पर एरिया, समझ गए? ये जो सरफेस पर लग रहा है नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड पर यूनिट एरिया, वो फ्लूइड हो गया। तो फ्लूइड क्या हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, एयर भी हो सकता है, ठीक है। इसी को क्या हम लोग बोलेंगे, प्रेशर बोलेंगे। अब प्रेशर क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। अब मायने में आएगा कि स्केलर क्वांटिटी किसे कहेंगे। फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार के होते हैं, फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। अब अगेन आपके माइंड में आएगा कि सर ये फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी किसे बोलेंगे, एनीथिंग व्हिच कैन बी मेजरेबल, वह कुछ भी जिसे हम लोग मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी होता है। जैसे लेंथ मेजर कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। टाइम मेजर कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। फोर्स मेजर कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं ना, 5 न्यूटन 6 न्यूटन। लेंथ के लिए 5 मीटर 10 मीटर 15 मीटर। टाइम के लिए 1 सेकेंड 2 सेकेंड 50 सेकेंड, ठीक है, मेजर कर सकते हैं। वर्क डन जूल यूनिट होता है, मेजर कर सकते हैं, 10 जूल का वर्क हुआ। एनर्जी का यूनिट भी होता है जूल, मेजर कर सकते हैं। उसी प्रकार से प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल, मेजर कर सकते हैं। इसे बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी, वह कुछ भी जिसे हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो आपके माइंड में आएगा कि अरे सर कुछ ऐसा बोलिए जिसको मेजर नहीं कर सकते। हैप्पीनेस, लव, हेट, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है ना। कभी बोलते हो ना आई लव यू, आई मिस यू, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन चूंकि उसको मेजर ही नहीं कर सकते तो झूठ बोल के निकल लो, क्या जाता है। तो मेजर करने का डिवाइस होता तब ना कि अच्छा बेटा तो झूठ बोल रहे हो इतने %, लेकिन वो मेजरिंग क्वांटिटी है ही नहीं, तो वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। और लव हो गया, हेट हो गया, एक्सेट्रा, ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो अब जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। जैसे ह्यूमन बीइंग को क्या करते हैं, जितने भी
है तो मेल फीमेल डिवाइड किया गया ना, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर अलग अलग कैटेगरी में रखा गया। तो फिजिकल क्वांटिटी को दो कैटेगरी में रखा गया, एक स्केलर क्वांटिटी और दूसरा वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी किसे बोलेंगे? जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड हो, नो डायरेक्शन, स्केलर क्वांटिटी। जैसे स्पीड स्केलर क्वांटिटी, मैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ 5 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, इधर मूव करना शुरू किया 5 मीटर पर सेकंड ही होगा, स्केलर क्वांटिटी। मास स्केलर क्वांटिटी, यहां रख दो या पाकिस्तान लेके चल जाओ, अफगानिस्तान लेके चल जाओ, वही रहेगा ना, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी हो गया। वेक्टर क्वांटिटी जो डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, तो मैं अगर इस डायरेक्शन में जा रहा हूं 10 मीटर पर सेकंड से और मूव करके अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू किया तो कितना हो जाएगा? -10 मीटर पर सेकंड। मतलब एक तरफ अगर आप पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको नेगेटिव कंसीडर करना पड़ेगा। समझ गया ना? जैसे एक ये ब्लॉक है, इस पर मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ये जो सरफेस है, अगर ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा तो अभी 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। तो जो मैं फोर्स लगा रहा हूं इसको +10 कंसीडर करेंगे तो उधर वाले फोर्स को -10 कंसीडर करेंगे। मतलब डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, उसे क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है? फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। प्रेशर क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। इसको डायरेक्शन से लेना देना नहीं है। अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में 5 पास्कल तो इधर भी लगाएंगे तो 5 पास्कल ही लेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे। हाँ, आप टॉपिक पर आते हैं। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है? डायमेंशन थर्ड चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे, m l -1 t -2 थोड़े बहुत आता है ना, ठीक है, कोई नहीं, लिख लो। एसआई यूनिट जो होगा मेजर करने के लिए। अब आ गया कि यूनिट, एसआई यूनिट। यूनिट किसे कहते हैं? अगेन यूनिट किसे कहेंगे? यूनिट टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी, टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी अ स्टैंडर्ड इज रिक्वायर्ड, दैट स्टैंडर्ड इज नोन एज यूनिट। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट होती है, उस स्टैंडर्ड को ही क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। जैसे मास या लेंथ, तो आप दुकान में गए और आपको अगर व्हीट लेना है, राइस लेना है, शुगर लेना है, तो आपको पता नहीं रहेगा तो क्या बोलोगे वहां जाके कि भाई 5 मीटर राइस दे दो? नहीं ना, एक स्टैंडर्ड है कि अच्छा वेट के लिए, मास के लिए केजी हम लोग बोलेंगे, तो बोलते हो ना कि 5 केजी, तो आगे वाला समझता है। तो एक स्टैंडर्ड रख दिया गया कि मास के मेजरमेंट के लिए यूनिट क्या होगा? केजी। अब लेंथ के मेजरमेंट के लिए मीटर। अब आप कपड़े खरीदने के लिए गए तो क्या बोलोगे कि भैया 1 केजी 2 केजी कपड़े दे दो? नहीं ना, 1 मीटर 2 मीटर बोलोगे। क्योंकि लेंथ के लिए स्टैंडर्ड क्या रखा गया है? मीटर रखा गया है, तो उसका यूनिट क्या हो गया? मीटर। अब टाइम के लिए सेकंड रखा गया। ऐसा तो नहीं ना बोलोगे ना कि टाइम के लिए कि 5 केजी बच गया, 10 केजी बच गया, 5 मीटर बच गया, 10 मीटर बच गया। नहीं, क्यों? कि वो स्टैंडर्ड रख दिया गया है कि टाइम के मेजरमेंट के लिए हम लोग सेकेंड यूज करेंगे, आवर यूज करेंगे, जो भी है यूनिट का कन्वर्सन। तो यहाँ यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होता है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट होती है, उस स्टैंडर्ड को ही क्या कहते हैं? यूनिट। अर्लियर टाइम में यूज किया जाता था डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जैसे एक चलता था आपका MKS सिस्टम, एक चलता था FPS सिस्टम, और एक होता था CGS सिस्टम। MKS मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम हो गया, है ना।
FPS का मतलब फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, CGS का मतलब सेंटीमीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम, MKS मतलब मीटर। लेंथ के मेजरमेंट के लिए मान लो कि हम लोग इंडियन यूज करते थे कि लेंथ के मेजरमेंट के लिए बोलते थे मीटर, लेंथ के लिए, मास के लिए बोलते थे केजी, टाइम के लिए सेकेंड। अदर कंट्री में मैं भी यूज करता, मास के लिए वो बोलता कितना, पाउंड, फुट, लेंथ के लिए फुट, मास के लिए पाउंड और टाइम के लिए सेकंड। आज भी होता है ना, ट्रेन का वेट करता है इतने पाउंड का है, या 1 फुट 2 फुट आज भी होता है लेंथ के लिए। किसी किसी कंट्री में CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम, लेंथ के मेजरमेंट के लिए सेंटीमीटर, मास के मेजरमेंट के लिए ग्राम में और टाइम के मेजरमेंट के लिए सेकंड में। तो आज भी बोलते हैं। तुम बोल रहे हो किसी चीज को कैसे 1 kg, कोई स्टूडेंट बोल रहा है भाई 1 पाउंड 2 पाउंड, कोई स्टूडेंट बोल रहा है 1 ग्राम 2 ग्राम, तो यूनिट का कन्वर्सिंग है तो तीनों मास का ही। कोई बोल रहा है 1 मीटर, कोई बोल रहा 1 फुट, कोई बोल रहा 1 सेंटीमीटर। तो मीटर फुट सेंटीमीटर है तो लेंथ के लिए ही अलग अलग यूनिट हो गया, समझ गए। तो अर्लियर टाइम में ये डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट चलता था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि जो सिस्टम ऑफ यूनिट अवेलेबल था उस सिस्टम ऑफ यूनिट से जितने भी फिजिकल क्वांटिटी थे सबका मेजरमेंट कर पाना पॉसिबल नहीं था। जैसे जैसे पता चला डिफरेंट नए फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, तब जाकर के क्या किया गया कि एक ग्लोबली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया गया, जिससे कि ऑल ओवर वर्ल्ड में उसको फॉलो किया जाए। उसी को क्या कहते हैं, एसआई यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, समझ गए। इसमें 7 बेस यूनिट होता है और बाकी डिराइव्ड यूनिट होता है। एसआई यूनिट क्या हो गया इसका, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या कह लीजिए पास्कल। कॉमन यूनिट जो होता है, कॉमन यूनिट जो होता है प्रेशर का, एटमॉस्फेयर भी होता है, एटीएम शॉर्ट में कहते हैं, ये भी प्रेशर का यूनिट है। तो प्रेशर का अगर आपको कोई बोले तो आप कहना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल, एटीएम। अभी आगे और भी आएगा। प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर एट सी लेवल। अब एटीएम होता कितना है, तो मान लो कि ये सी लेवल है, ऊपर में एटमॉस्फेयर है ना, तो एटमॉस्फेयर में एयर गैस मॉलिक्यूल सब है, तो उसका भी तो वेट है, तो वो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस पर प्रेशर एक्सर्ट करेगा ना, mg के तरह। ये जो एटमॉस्फेयर सी लेवल पर जितना प्रेशर एक्सर्ट करता है उसी को बोलते हैं 1 atm। और कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है, 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल का प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो 1 atm इक्वल्स टू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, या 1 atm जो कैलकुलेशन के लिए अप्रॉक्स लिख देना 10⁵ पास्कल, दोनों से 1.013 लगभग 1 के बराबर ही है। तो 1 इंटू 10⁵ पास्कल यानी 10⁵ पास्कल, इतना कंसीडर करना है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। इतना नोट कीजिए।